रुचि जी, अगर देखें तो बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक अब करीब 370 अंक गिरकर कामकाज कर रहा है। पीएनबी में देखें तो ये काउंटर रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा पिछले 10-15 दिन से। क्या कुछ लग रहा है आपको चार्ट पर? मेरे हिसाब से बैंकिंग ओवरऑल नो बैंक निफ्टी का ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन शायद अब जो पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं वो रादर देन पीएसयू बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक से आगे चल के रह सकता है। तो पीएनबी में अगर मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो होल्ड करना चाहिए। बट लेकिन आप फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं तो ये जो डिप अभी आज हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, ऐसे डिप में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लो लेवल्स पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। सो पीएनबी नियर टर्म का कंसोलिडेशन शॉर्ट टर्म में रह सकता है स्टॉक में, जिसमें 122 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट रहेंगे और रेजिस्टेंस 134 के आसपास पेज है। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ टाइम का कंसोलिडेशन स्टॉक में रह सकता है। और पीएसयू बैंक में आप कोई पर्टिकुलर काउंटर देख रहे हैं क्या? पीएसयू बैंक में आई थिंक लार्ज कैप एसबीआई के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा इनफैक्ट ये दो स्टॉक्स है कि जहां पे अगर लीडरशिप भी रहेगी तो आउट परफॉर्मेंस या पहले मूव्स आप उनसे देखेंगे और उसके बाद जो मिड साइज या छोटे मोटे पीएसयू बैंक है उनमें फॉलोअप मूव रहेगा। सो फिलहाल तो जैसे मैंने कहा, हालांकि मेरी प्रेफरेंस ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे रहेगी। सिटी यूनियन बैंक है जैसे स्टॉक्स, अगर मिड साइज बैंकिंग में भी जाना चाहते हैं तो सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक के स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं कि जहां पे आप खरीदारी के मौके देख सकते हैं। सो पीएसयूज नॉट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली खराब नहीं है स्टॉक, बट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आई वोंट प्रेफर पीएसयूज ओवर हियर। और इन केस कुछ फ्रेश बाइंग पोजिशनली करनी है तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। जी, तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा में किन टारगेट्स को लेकर चल सकते हैं अभी? तो एसबीआई आई थिंक पोजिशनली देखिए तो स्टॉक में 880 के अराउंड के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीचे स्टॉक में 820 825 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो करंट लेवल्स पे से थोड़ी सी अगर डिप मिलती है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनता है तो वहां पे खरीदारी करें। सिमिलरली बैंक ऑफ बड़ौदा में 20 ईएमए सपोर्ट 277 के आसपास है, तो 276 277 आइडियली अच्छी रेंज रहेगी जहां पे आप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक में फेवरेबल बन सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करें और पोजिशनली 298 297 के अराउंड के टारगेट्स बैंक ऑफ बड़ौदा में एक्सपेक्ट करें। जी सर, कैनरा बैंक में जब स्टॉक स्प्लिट आया तो उसके बाद इस काउंटर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बनी है, क्योंकि हमने देखा कि 4 जून के बाद जब मार्केट ने रिकवरी लेनी शुरू की तो इस काउंटर की एक रेंज सी फंस गई है 118 से 121। हालांकि 128 भी गया था, लेकिन वहां से कुछ हद तक इसने रिट्रेसमेंट लिया। अभी 121 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? आई थिंक अभी भी कंसोलिडेशन है। आप देखिएगा तो स्टॉक में मार्च महीने में लगभग 119 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था मार्च के शुरुआत में, और अब भी स्टॉक देखेंगे तो हम जून एंड में आ गए, अभी स्टॉक भी उसी लेवल्स के आसपास है। सो आई थिंक ये क्लियर इंडिकेशन है कि टाइम वाइज करेक्टिव फेज स्टॉक में हो रहा है, तो शायद नियर टर्म के कंसोलिडेशन स्टॉक में कंटिन्यू रहेंगे। 114 115 के आसपास स्टॉक में सपोर्ट है और 128 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस। तो जब तक ये रेंज से ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कोई डायरेक्शनल मूव स्टॉक में नहीं लग रहा है कि कैनरा बैंक में रहेगा। जी, चलिए अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आशीष महेश्वरी सर, डायरेक्टर अरिहंत कैपिटल से। आशीष सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। आशीष सर आते हैं तो एक बात जरूर होती है कि वो पीएसयू बैंक्स में, खास तौर से वो जो छोटे बैंक्स होते हैं ना सर, उसमें बड़े सवाल आते हैं और लोग पूछते हैं कि आशीष सर से उसका आंसर दिलवा दीजिए। सर, मैं पीएसयू बैंक्स पर अभी रुचि जी से भी बात कर रहा था, तो लीडिंग बैंक्स पर तो बात हो गई। सर, लीडिंग बैंक्स में एसबीआई, कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन चारों में से किसी पर्टिकुलर पर आपकी कुछ राय? देखिए, बिल्कुल ओवरऑल जो पीएसयू बैंक्स हैं, यदि उनका वैल्यूएशन देखें तो अभी काफी अट्रैक्टिव है। ओनली थिंग इज कि अभी थोड़ा सा जो बीएफएसआई सेक्टर है ना, तो हम देख रहे हैं कि जो ज्यादा रुझान बना हुआ है अभी भी थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज है या एएमसीज है, वहां पर ज्यादा है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय तक ये बैंक सप्रेस रह सकते हैं, क्योंकि यदि इकोनॉमी में जितना ग्रोथ होने वाला है तो पीएसयू बैंक ही तो उसको फर्दर लीड करेंगे। क्योंकि जो आरबीआई है वो काफी टाइट हो रही है, स्ट्रिंजेंट रूल्स ला रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा कोटक पे एक्शन हुआ या एनबीएफसीज में एडलवाइज जेएम पे एक्शन हुआ। तो इस टाइप के स्टैंड के बाद में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ रेट था इन कंपनीज का, उसको थोड़ा स्लो डाउन होगा या उन बैंक्स का, और इसका काफी बेनिफिट पीएसयू बैंकिंग कंपनीज को और स्टॉक्स को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जैसे आपने बात किया, उसके अलावा यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों में काफी वैल्यू है। ओनली थिंग इज कि
अभी भी बहुत ज्यादा निवेशकों का जो रुझान है वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्यादा निवेशकों का जो बाइंग है वो डिफेंस में या रेलवे में या पीएसयू की तरफ ज्यादा है। अभी पीएसयू बैंक्स फ्लेवर नहीं बन पाए, बट सूनर और लेटर वैल्यू तो है उसमें, तो वो बिल्कुल वहां पर अपसाइड देखने को मिलेगी। जी सर, जो सवाल आते हैं हमारे पास वो ख़ास तौर से जो मिड कैप के बैंक्स हैं उन पर काफ़ी आते हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूँ यूनियन बैंक से। यूनियन बैंक पर सर आपका व्यू? देखिए, जहां तक यूनियन बैंक की बात करते हैं, दोबारा फंडामेंटली कहीं कोई चैलेंज नहीं है। काफी बेहतरीन बैंक है। 170 रुपए के बाद में जाने के बाद में थोड़ा सा अभी इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि फंडामेंटल कहीं कहीं कोई चैलेंज नहीं है यहाँ पर। और, बिल्कुल होल्ड करिए इस स्टॉक पे यदि आपके पास में 170 का लक्ष्य अगले 6 महीनों में दोबारा से देखने को मिलेगा। जी, नेक्स्ट काउंटर सर बैंक ऑफ इंडिया। ये काउंटर भी रेंज में फंस गया सर। डेली मार्केट चल जाता है, बैंक निफ्टी चल जाती है, ये 122 से 124 की रेंज को पार नहीं कर पा रहा। क्या करना चाहिए सर? देखिए, जैसा मैंने यही कहा था कि अभी क्या है, फ्लेवर ऑफ मार्केट अभी पीएसयू बैंकिंग नहीं है, तो जिसके कारण से इस स्टॉक में भी एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय थोड़ा सा इंडियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक है वो बेटर बेट रहेंगे कंपेयर टू बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सबसे पहले जो तेजी आएगी वो फ्रंटलाइनर पीएसयू बैंक्स में, चाहे एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा बैंक ऑफ इंडिया में मेरा मानना है कि अभी रुकना चाहिए नई परचेजेस के लिए। बिल्कुल। रुचि जी, आप कैसे देख रहे हैं यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को सर ऑन चार्ट्स? तो रिलेटिवली आई थिंक नो यूनियन बैंक देखे तो 140 से 155 टेक्निकली इस रेंज में है। सो आई थिंक नियर टर्म में तो लग रहा है कि इसी रेंज में कंसोलिडेशन स्टॉक में रह सकता है। तो इतने कुछ बड़े मूव्स इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं करे, बट ये पोजिशनल स्ट्रक्चर्स देखिए तो स्टॉक में 140 145 140 135 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। तो जब तक वो नहीं ब्रेक होता तब तक आपका मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब नहीं, बट जस्ट शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन नो स्टॉक में है विद इन एन अप ट्रेंड। बैंक ऑफ इंडिया आई थिंक थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जो करेक्शन ऑफ लेट आया था स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट से 135 कंसोलिडेशन का वो ब्रेक किया है। तो आई थिंक इन केस पीएसयू बैंक्स में अगर कोई तेजी भी होती है तो आई डोंट थिंक नो लीडरशिप या नो अप मूव की शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक से होती है। दिस मे बी द वन विच विल पार्टिसिपेट लेटर ऑन, राइट। सो आई थिंक अगर कोई प्रिफर करना है अगर दोनों में से, तो थोड़े से डिक्लाइंस पे यूनियन बैंक ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा ओवर बैंक ऑफ इंडिया। जी, तो यूनियन बैंक ऑन डिक्लाइंस ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बैंक ऑफ इंडिया। सर, आपका फेवरेट शेयर आशीष सर आ चुका है, महाराष्ट्र बैंक ऑन रेड हार्ट। सर, आई रिमेंबर आपने ये काउंटर 2025 की रेंज पर दिया था और टारगेट्स 40 के दिए थे। उसके बाद आपने टारगेट्स को रिवाइज भी किया। सर, अभी कुछ रिवाइज करना चाहते? क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इस पर भी। ये स्टॉक भी देखा जाए तो काफी परफॉर्मेंस रहा इसका। 27 रुपए से 75 रुपए तक ये स्टॉक गया। कहाँ मिलते हैं आपको ऐसे पीएसयू स्टॉक जो 2x 2.5x है एक साल के अंदर हो जाए? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। और यदि उसके नंबर्स पे भी नजर डालें तो मतलब आपने दिसंबर से मार्च क्वार्टर में ही करीब 200 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट में हमने इजाफा देखा। ग्रॉस एनपी अब 2% से कम हो गए। तो मेरा तो हमेशा से फेवरेट स्टॉक रहा है, और यदि 3 साल का आप इसमें नजरिया रखेंगे, मेरा मानना है डबलर है यहाँ से। जी, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर आदेश। आदेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा सवाल साउथ इंडियन बैंक पे है। मेरे पास 100 शेयर हैं 28 के भाव के। सर, इसमें और ऐड कर सकते हैं या मतलब भी क्या पोजीशन है? कोई थोड़ा गाइडेंस चाहिए। जी, रुचि जी, अगर देखें तो साउथ इंडियन बैंक, इनके पास 28 रुपये के भाव के हैं। इस काउंटर पे भी थोड़ा सा एक जो मूवमेंट था वो जितना तेज छोटे शेयरों में देखने के लिए मिला उतना तेज नहीं मिला। कैसे लग रहा है सर, ऑन चार्ट ऐड कर सकते हैं क्या? आई वोंट प्रेफर के फ्रेश बाइंग यहाँ पे और करे स्टॉक में। आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक रिसेंटली ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है और 25-26 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है और वो लोअर एंड के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट इन टर्म्स ऑफ अपमूव हम ऐसे टेक्निकली ऐसे कुछ हाई वॉल्यूम्स एक तो स्टॉक में नहीं हो रहे, जैसे कुछ ब्रेकआउट्स के जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं है। सो आई थिंक आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो होल्ड करे। बट लेकिन और नया एडिशन कर रहा था, आई वोंट प्रेफर साउथ इंडियन बैंक, रादर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से सिटी यूनियन बैंक के स्ट्रक्चर्स मुझे ज्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। सो आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो सिटी यूनियन बैंक को प्रेफर कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो प्राइवेट स्पेस में अगर मिड कैप स्मॉल कैप साइड पर जाना है आपको तो सिटी यूनियन बैंक इज़ प्रिफर्ड पिक रुचित जैन की तरफ से। एक सवाल आया है गायत्री देवी जी का सेंट्रल बैंक पर सर। इनका सवाल है, इनके पास 400 शेयर हैं 66 रुपये के प्राइस के। आशीष सर, कैसे देखना चाहिए? इनका जो व्यू है लेकिन 2 महीने का है। देखिए, ये भी एक ऐसा बैंक है जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ साथ चला। आप 27 रुपए से स्टॉक 76 रुपए तक गया, अभी 34 से 64 रुपए आ गया है। तो मुझे नहीं लगता 66 रुपए में आपने खरीदा है तो 1-1.5 रुपए ही आपके परचेज प्राइस से नीचे है और कभी भी रिकवर हो जाएगा। तो मेरी सलाह रहेगी स्टॉक पे बने रहने की। और ये मेरा सेकंड फेवरेट स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद। तो मेरा इसका लक्ष्य भी अगले 3 साल का करीब 120 रुपए का है। तो बने रहिए, और 2 महीने का यदि आपका टारगेट लक्ष्य है या होल्ड कर सकते हैं तो मेरा मानना है 66 to 68 बिल्कुल ये स्टॉक आपको 2 महीने में तो देके जाएगा। जी। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रियासत अली जी हैं बिजनौर से। अली साहब नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। पूछिए अपना सवाल प्लीज। हेलो जी रियासत जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी भाई सर। सर पूछिए अपना सवाल प्लीज। सर मेरा सवाल ये है, आशापुरी गोल्ड के मेरे पास लगभग 5,000 शेयर है और जी। 10.56 का भाव पे लिया है। ओके तो क्या कितना होल्ड कर सकते हैं? जी। आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट जी, इसके 5,000 शेयर हैं 10 रुपये 56 पैसे के भाव के। रुचि जी, आप इसको चार्ट पर देख पाएंगे क्या? नहीं, फ्रैंकली मैंने कभी ट्रैक नहीं किया हुआ स्टॉक को, और नो लिक्विडिटी इतनी ज्यादा नहीं है स्टॉक में। तो जहाँ पे लिक्विडिटी या वॉल्यूम्स कम होते हैं वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क नहीं होते हैं। जी। आशीष सर, आप काउंटर को ट्रैक करते हैं क्या थोड़ा बहुत भी? जब ये सवाल आया था तभी आशापुरा तभी गोल्ड ऑर्नामेंट सर 5,000 शेयर है सर 10 रुपये 56 पैसे के भाव के। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ तो स्क्रीन पे करीब 1.5 करोड़ शेयर के सेलर खड़े हुए हैं यहाँ पे, और एक भी शेयर का बायर नहीं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद ऑपरेटेड स्टॉक है, जहां पर 16 रुपए तक ये हाई गया और उसके बाद से कंटिन्यूस हम डाउन साइड देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी क्यू में खड़े रहे कि एक बार निकलने की कोशिश करें, वो बेटर रहेगा। इस टाइप के स्टॉक का अभी मार्केट अच्छा है, लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों हम ऐसे स्टॉक पर ट्रैप हो जब आपके पास में दुनिया भर के दूसरे अच्छे स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक अवेलेबल हो। बिल्कुल। तो अली जी, आप इस काउंटर से अपनी सेलिंग की बिड डाल दीजिए, क्योंकि डाउन सर्किट है। तो अगर ये सर्किट खुलेगा तो आपको निकलने का मौका मिल जाएगा, और निकलने की ही कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर ने बता दिया कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो कि छोटे मिड कैप कैटेगरी में थोड़े बेटर हैं, तो उन काउंटर्स पर आप अगर पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशीष सर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूको बैंक, इन दोनों काउंटर्स पर आपकी राय? देखिए, जहाँ तक आईओबी का बात है, ये स्टॉक भी इनफैक्ट तीसरा मेरा इमेज स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक के बाद में। 27 रुपए से बढ़ के स्टॉक 80 रुपए के ऊपर तक गया, अब 65-66 के आसपास कुछ समय से ट्रेड हो रहा हो। तो मेरा मानना है कि जो परफॉर्मेंस रहेगा ना पीएसयू बैंक्स का, वो इन सिंक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेंट्रल बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आईओबी गिर रहा है। ऐसा नहीं होता है जनरली, क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ टेरिटरीज में ऑपरेट करते हैं वहाँ कॉमन इनकी ब्रांचेस रहता है। और इसके अलावा जो ट्रेजरी भी है वहाँ पे भी जो प्रॉफिट्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकली प्रॉफिट बनते हैं उनके रिटर्न पे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। और बट नजरिया जो है लंबी अवधि का आपका इन सारे बैंक्स के लिए होना चाहिए। बिल्कुल मल्टी बैगर बनते हैं। और दूसरी बात ये इन बैंक्स में कि डाउनसाइड रिस्क अभी यहाँ से बहुत कम है। तो जहाँ डाउनसाइड रिस्क में भी आपको इंडसइंड बैंक या कोटक बैंक या एचडीएफसी में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो इतने हायर वैल्यूएशन पर है। इन स्टॉक्स में को अभी 50 रुपए में बेचने के, 50 रुपए तक बेचने के लिए या बहुत नीचे लाने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि वैल्यू बहुत एम्बेडेड है इन बैंक्स में। तो मेरी सलाह स्टॉक में बने रहने की रहेगी। जी। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ चुके हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी। सिंह साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज। नमस्कार सर, मैं ज्ञानेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, लालगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। जी सर, मेरे पास टाटा मोटर्स के 998 के भाव से जो है 150 शेयर हैं। ओके। और ये काफी दिनों से जो है माइनस में चल रहा है। और अशोक लीलैंड के भी हमारे पास हैं, वो प्लस में चल रहा है। तो क्या इसको आगे बढ़ाया जाए कि निकला जाए कि रहा जाए इसमें?
बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है रुचि जी। अगर देखें तो टाटा मोटर्स में फंसे हुए हैं और अशोक लेलैंड लेकर प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, क्या करना चाहिए अब इनको? जी ज्ञानेश्वर जी को सलाह रहेगी कि दोनों स्टॉक्स में अपने पोजीशंस को होल्ड करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा मिड टर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड दोनों ही स्टॉक्स के ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। हाँ, टाटा मोटर्स हाल फिलहाल एक करेक्टिव फेज में रहा है, क्योंकि स्टॉक ने एक हाई जो बनाया था मार्च के शुरुआत में, उसके बाद नो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। अब क्या होता है कि जब स्टॉक्स काफी चल चुके रहते हैं तो उनमें करेक्टिव फेजेस की जरूरत रहती है, और काफी सारे टाइम प्राइस वाइज करेक्शन नहीं आता है, बट टाइम वाइज करेक्टिव फेज रहते हैं, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं या टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। सो आई थिंक टाटा मोटर्स कहीं ना कोई उस फेज में है कि जहां पे कुछ समय का कंसोलिडेशन है, बट ये पूरा कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन जो हो रहा है वो अप ट्रेंड का ही पार्ट है। तो आप थोड़ा सा लंबे समय का नजरिया रखेंगे, थोड़ा मिड टर्म का नजरिया रखेंगे, तो टाटा मोटर्स डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स करंट लेवल से भी दे सकता है। तो करंट लेवल्स पे अपने पोजीशंस होल्ड करें। और इवन अशोक लीलैंड ने काफी लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में लास्ट 3 महीने में देखे तो प्राइस एक्शन वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पे आपको ऑलरेडी मुनाफा हो रहा है, बट नो मेरे हिसाब से वहां पे भी आप पोजीशंस होल्ड करें, आपको अच्छे रिटर्न्स और भी ये स्टॉक में बनते हुए देख सकते हैं। जी, इसी बीच दो सवाल मिल रहे हैं हमें SJVN पर और NHPC पर। सर, दर्शक बार बार लगातार यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, प्लीज़ आशीष सर, आपको कोई अच्छा लगता है क्या NHPC और SJVN में? ठीक है, दोनों ही सेम सेक्टर हैं और कोइंसिडेंटली जो पावर के फील्ड में ऑपरेट करते हैं, दोनों ही हाइडल पावर के मेजर प्लेयर हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, यदि आपको स्टॉक में परचेजेस करना है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो दोनों में डिवाइड कर लीजिए, 50-50 SJVN और NHPC दोनों ले लीजिए। बट थोड़ा सा मेरी सलाह रहेगी अभी कि दोनों स्टॉक में और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक में हमने देखा अपने पीक से करीब 15-1% नीचे ऑलरेडी आ चुके हैं, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाजार एक ब्रीदर लेगा या कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, तो 5-5 रुपए कम से कम और गिरने दीजिए स्टॉक को, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो में ऐड करें। जी, और सर जो लोग फंसे हुए हैं इन काउंटर्स पर थोड़े हाई लेवल के, तो वो 5 रुपये नीचे गिरने पर एवरेज कर सकते हैं क्या इन काउंटर्स को? हाँ, मुझे लगता है कि 90 से 95 के बीच में बिल्कुल NHPC में आप एवरेज कर सकते हैं, और SJVN में भी मुझे लगता है कि इस लेवल से 5-7 रुपए नीचे और जाए तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटली तो कहीं कोई चैलेंज नहीं है। ओनली थिंग इज कि एक जो बड़ी रैली आ गई थी प्रायर इलेक्शन रिजल्ट, वो अब थोड़ा सा कूल डाउन हो रही है, थोड़ा मुनाफा वसूली हो रही है, जो एक हेल्दी साइन। जी, तो सर कहाँ तक के टारगेट्स रखें इनमें? देखिए, मेरा मानना है कि इन स्टॉक में आप मान के चलिए 25% ईयर के हिसाब से आपको रिटर्न बनता रहे। 25% से ऊपर का जितना बनता है वो बोनस है, क्योंकि अभी जैसे आपके पावर सेक्टर में स्टॉक्स की डिमांड है और जो पावर प्रोड्यूसर्स की पर्टिकुलर डिमांड है वो काफी बनी हुई। अब ये तो दोनों स्टॉक की ब्यूटी है कि इसमें पावर भी है और PSU भी है, जो बाजार का एक फ्लेवर हमेशा से रहा है। तो किसी भी गिरावट पे ऐड करेंगे। आज जैसे हम देख रहे हैं रेलवे स्टॉक भागना शुरू हो गए, वैसा आप देखेंगे 2-4 दिन बाद एक भी नंबर आ जाएगा, तो 5-1% दोनों में गिरावट का और इंतजार करें, वहाँ ऐड करें। जी, तो काफ़ी सारे मिड कैप काउंटर्स पर बात की, खासतौर से हमने PSU स्पेस को टच अपॉन करने की कोशिश की, और उसमें भी PSU बैंक्स को ज़्यादा हमने कोशिश की कि इस सेगमेंट में शामिल किया जाए। तो फिलहाल मिड कैप मसाला सेगमेंट को विराम देने का समय आ गया है।